गुड मॉर्निंग बच्चों। तो लास्ट क्लास में मैंने एलिमेंट्री ऑर्गेनिक रिएक्शन के अंदर ऑब्जर्व होने वाले टर्म्स में सब्सट्रेट और रिएजेंट का डिस्कशन को फिनिश किया था। अब मैं नेक्स्ट कंसेप्ट डिस्कस करने जा रहा हूं, ट्रांजिशन स्टेट। ट्रांजिशन स्टेट और एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स। एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स। ट्रांजिशन स्टेट और एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स, आप इसके बारे में नोट करो। ट्रांजिशन स्टेट क्या है, इसका डिटेल लिखो। A highly unstable intermediate state, a highly unstable intermediate state, a highly unstable intermediate state which exists rarely for 10 to the power minus 13 second. 10 to the power minus 13 second is called transition state. Is called transition state. आगे लिखो। They are highly unstable. They are highly unstable. They are highly unstable because of following two facts. They are highly unstable because of following two facts. अब कौन कौन से फैक्ट हैं इनके अनस्टेबल होने के पीछे? नंबर 1, फर्स्ट फैक्ट लिखो। During their formation, the basic rule of bonding. During their formation, the basic rule of bonding always violates. During their formation, the basic rule of bonding always violates. तो पहली वजह बता रहा है कि जब इनका फॉर्मेशन होता है तो जो बॉन्डिंग के बेसिक रूल हैं वो रूल वायलेट होते हैं। स्पेशली ये वैलेंसी वाला जो रूल है कि एक एलिमेंट की अपनी फिक्स्ड वैलेंसी होती है, ये उस वैलेंसी रूल को वायलेट करते हैं। ठीक है, इसलिए ये बहुत अनस्टेबल होते हैं। नंबर 2, सेकेंड फैक्ट लिखो। their degree of freedom, ब्रैकेट में लिखना वाइब्रेशनल। their degree of freedom, यहाँ पे स्पेशली वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम की बात कर रहे हैं। तो their degree of freedom is higher than that of reactant and product both. Their degree of freedom is higher than that of reactant and product both. Due to which
they possess highest potential energy. They possess highest potential energy. तो पोटेंशियल एनर्जी इनकी हाईएस्ट है और इस वजह से इनकी स्टेबिलिटी जो है वो लोवेस्ट है। ठीक है, तो जब ट्रांजिशन स्टेट फॉर्म होते हैं तो ट्रांजिशन स्टेट के फॉर्मेशन में बॉन्डिंग का जो रूल है वो हमेशा वायलेट होता है। पहली वजह, इस वजह से ये बहुत अनस्टेबल होते हैं। दूसरी वजह ये है कि जब ये फॉर्म होते हैं तो इनका जो डिग्री ऑफ फ्रीडम होता है वो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट दोनों से ज्यादा होता है। और आपको पता है कि जितना ज्यादा डिग्री ऑफ फ्रीडम होगा स्टोर्ड एनर्जी उतनी ज्यादा होगी, और स्टोर्ड एनर्जी जितनी ज्यादा होगी स्टेबिलिटी उतनी कम होगी। तो इस वजह से इनकी जो स्टेबिलिटी है वो सबसे कम होती है, मतलब रिएक्टेंट और प्रोडक्ट दोनों से कम होती है। यही वजह है कि ये एनर्जी पीक पे लाई करते हैं। एक और बात यहाँ पे नोट कर लो, नंबर ऑफ ट्रांजिशन स्टेट फॉर्म्ड, number of transition state formed during a reaction, number of transition state formed during a reaction is equal to the number of reaction steps involved, is equal to the number of reaction steps involved in the mechanism of the reaction, in the mechanism of the reaction। तो बोल रहा है कि किसी भी रिएक्शन की मैकेनिज्म में जितने स्टेप्स इन्वॉल्व होंगे हमेशा रिएक्शन में उतने ही ट्रांजिशन स्टेट बनेंगे। अगर एक स्टेप में रिएक्शन कंप्लीट हो रही है तो एक ट्रांजिशन स्टेट बनेगा, 3 स्टेप में कंप्लीट हो रही तो 3 ट्रांजिशन स्टेट बनेगा। मतलब जितने स्टेप में रिएक्शन कंप्लीट होगी हमेशा उतने ट्रांजिशन स्टेट का फॉर्मेशन होगा। ठीक है, तो ये तो बात हो गई ट्रांजिशन स्टेट की। बाकी मैंने बताया था जो एग्जांपल एलिमेंट्री ऑर्गेनिक रिएक्शन को, मैंने अभी बोला है नंबर ऑफ ट्रांजिशन स्टेट प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग अ रिएक्शन, नंबर ऑफ ट्रांजिशन स्टेट प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग अ रिएक्शन इज इक्वल टू the number of reaction step involved in the mechanism of the reaction, is equal to the number of reaction step involved in the mechanism of the reaction। रिएक्शन की मैकेनिज्म में जितने स्टेप्स इन्वॉल्व होंगे रिएक्शन में हमेशा उतने ही ट्रांजिशन स्टेट प्रोड्यूस होंगे। तो ट्रांजिशन स्टेट का एग्जाम्पल जो है वो जो मैंने वॉल्डेन इन्वर्जन वाला जो एग्जाम्पल बताया था, अगर आप उस एग्जाम्पल को देखो तो जो बीच वाला स्पीसीज, एक बार नोट्स को पलटो और उसमें देखो वो वॉल्डेन इन्वर्जन वाला एक एग्जाम्पल बताया था जिसमें 3D रिप्रेजेंटेशन है मॉलिक्यूल्स का। उसमें जो पेंटावैलेंट ट्रांजिशन स्टेट मैंने बोला है, अगर आप उस पेंटावैलेंट ट्रांजिशन स्टेट को देखो तो वहां पे जो सेंट्रल कार्बन एटम है वो 5 बॉन्ड बना रहा है, जबकि रियलिटी ये है कि कार्बन जो है वो कार्बन टेट्रावैलेंट होता है, यानी कि वो 4 से ज्यादा बॉन्ड कार्बन को नहीं फॉर्म करना चाहिए, बट वहां पे कार्बन जो है 5 बॉन्ड बना रहा है। इसका मतलब है कि कार्बन बॉन्डिंग के रूल्स को वायलेट कर रहा है। और दूसरी बात आप ये देखो कि जो रिएक्टेंट की एटॉमिसिटी है या जो प्रोडक्ट की एटॉमिसिटी है, रिएक्टेंट की एटॉमिसिटी देखो और प्रोडक्ट की एटॉमिसिटी देखो। एटॉमिसिटी मतलब कितने एटम्स मॉलिक्यूल के अंदर प्रेजेंट है, और उस ट्रांजिशन स्टेट की एटॉमिसिटी देखो तो आपको ट्रांजिशन स्टेट की एटॉमिसिटी ज्यादा होगी, ज्यादा मिलेगी, और जितनी ज्यादा एटॉमिसिटी होगी डिग्री ऑफ फ्रीडम उतना ज्यादा होगा। डिग्री ऑफ फ्रीडम में भी वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम ज्यादा होगा, और उसकी वजह से स्टोर्ड एनर्जी बढ़ती है, और स्टोर्ड एनर्जी अगर बढ़ेगी तो ये जो स्टेबिलिटी है वो कम हो जाएगी, इसीलिए ये लीस्ट स्टेबल होते हैं। अब आप नेक्स्ट टर्म लिखो, लीविंग ग्रुप।
लीविंग ग्रुप, लीविंग ग्रुप, इसका डिटेल नोट करो। लिखो पार्ट ऑफ द सबस्ट्रेट, part of the substrate which is removed, part of the substrate which is removed during the attack of reagent, part of the substrate which is removed during the attack of reagent on it, during the attack of reagent on it is called leaving group. Part of the substrate which is removed during the attack of reagent on it is called leaving group. एक और बात यहाँ पे नोट करो, leaving group are observed, leaving group are observed only in elimination and substitution reaction. Leaving group are observed only in elimination and substitution reaction. Leaving group are observed only in elimination and substitution reaction. अब आप नोट करो क्लासिफिकेशन ऑफ लिविंग ग्रुप, लिखो क्लासिफिकेशन ऑफ लिविंग ग्रुप, क्लासिफिकेशन ऑफ लिविंग ग्रुप। तो अगर हम लिविंग ग्रुप को क्लासिफाई करें तो दो टाइप के लिविंग ग्रुप ऑब्जर्व होते हैं, लिख लो। दे आर ऑफ टू टाइप्स, दे आर ऑफ टू टाइप्स। लिविंग ग्रुप दो टाइप के होते हैं, दे आर ऑफ टू टाइप्स। नंबर वन, फर्स्ट क्लासिफिकेशन न्यूक्लियोफिलिक, nucleophilic living group, nucleophilic living group, that is nucleofuse, nucleophilic living group, that is nucleofuse। फ्यूज का मतलब होता है, फ्यूज का मतलब कोई चीज अगर बेकार हो गई तो बोलते हैं वो फ्यूज हो गई। तो फ्यूज का मतलब है कि यहाँ पे कि सबस्ट्रेट का एक पार्ट है जो रिप्लेसमेंट चाहता है, क्यों? क्योंकि वो बेकार है। तो सबस्ट्रेट का एक पार्ट जिसका रिप्लेसमेंट होना है बिकॉज वो अभी सबस्ट्रेट के काम का नहीं है, उसको रिप्लेस करने वाला कौन है? बोल रहे हैं उसको रिप्लेस करने वाला एक न्यूक्लियोफाइल है। तो अगर न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है और सबस्ट्रेट का एक पार्ट रिप्लेस हो जाता है, तो जो पार्ट रिप्लेस होता है उसको हम न्यूक्लियोफ्यूज बोलेंगे। तो आप इस बात को नोट कर लो। पार्ट ऑफ द सबस्ट्रेट, इसकी डेफिनेशन, पार्ट ऑफ द सबस्ट्रेट, पार्ट ऑफ द सबस्ट्रेट which is removed, part of the substrate which is removed with its shared electron pair, with its shared electron pair, part of the substrate which is removed with its shared electron pair when attack of nucleophile, when attack of nucleophile occurs on it, when attack of nucleophile occurs on it,
is called nucleofuse. Is called nucleofuse. Is called nucleofuse. तो बोल रहे हैं कि सबस्ट्रेट का एक पार्ट जो शेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर के साथ रिमूव हो रहा है। कब रिमूव हो रहा है? जब उसके ऊपर न्यूक्लियोफाइल का अटैक होता है, तो उस पार्ट को न्यूक्लियोफ्यूज बोलेंगे। जैसे देखो, अगर हम एक सबस्ट्रेट को कंसीडर कर रहे हैं, मान लो ये सबस्ट्रेट है, एल यहां पे लिविंग ग्रुप है, आर कोई एल्काइल ग्रुप है, और इस पे हम अटैक करा रहे हैं न्यूक्लियोफाइल का। इसके ऊपर हम न्यूक्लियोफाइल का अटैक करा रहे हैं। अब देखो, न्यूक्लियोफाइल जो इलेक्ट्रॉन रिच है, वो चाहता है कि यहां पे इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी क्रिएट हो, आर के ऊपर इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी क्रिएट हो, जिससे कि वो आर पे अटैक कर सके। अब ये कैसे पॉसिबल है? ये तब पॉसिबल होगा जब एल जो है वो इस बॉन्ड पेयर को अपने साथ ले जाए। अगर एल इस बॉन्ड पेयर के साथ रिमूव होता है, तो फिर आर के ऊपर पॉजिटिव चार्ज डेवलप होगा, और तब न्यूक्लियोफाइल आर पे इफेक्टिवली अटैक कर पाएगा। ठीक है? अगर एल शेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर के साथ रिमूव होता है, तो आर पे पॉजिटिव चार्ज डेवलप होगा, और तब न्यूक्लियोफाइल आर पे इफेक्टिवली अटैक कर पाएगा। ठीक है? तो ये है न्यूक्लियोफाइल, ये न्यूक्लियोफाइल है, और ये है न्यूक्लियोफ्यूज। L negative is nucleofuse and Nu negative is nucleophile. तो न्यूक्लियोफाइल का अटैक हो रहा है सबस्ट्रेट के ऊपर, और न्यूक्लियोफ्यूज रिमूव हो रहा है। अब बात आती है कि लिविंग ग्रुप की क्या इंपॉर्टेंस है एक रिएक्शन के अकरेंस के लिए। अगर एक रिएक्शन हो रही है, तो उस रिएक्शन के होने में लिविंग ग्रुप का क्या रोल होगा? तो बोलते हैं कि किसी भी रिएक्शन का जो रेट है, या बोल सकते हो रिएक्शन में इन्वॉल्व जो सबस्ट्रेट है उसकी रिएक्टिविटी, वो सीधे सीधे लिविंग ग्रुप के ऊपर डिपेंड करती है। जितना अच्छा लिविंग ग्रुप सबस्ट्रेट के अंदर प्रेजेंट होगा, सबस्ट्रेट रिएक्शन के टुवर्ड्स उतना ज्यादा रिएक्टिव होगा। तो नोट में आप इस बात को लिख लो, लिखो, reactivity of a substrate, reactivity of a substrate towards, reactivity of substrate towards the reaction, reactivity of substrate towards the reaction directly depends upon the leaving tendency of the leaving group present, लिखो, as this tendency of the leaving group increases, as this tendency of leaving group increases, reactivity of substrate also increases. Reactivity of substrate also increases. As this tendency increases, the reactivity of substrate also increases. ठीक है? तो यहां पे बोला जा रहा है कि इस सबस्ट्रेट की जो रिएक्टिविटी होगी, इसकी रिएक्टिविटी L पे डिपेंड करेगी। L
जितना इजिली यहां से रिमूव होगा सबस्ट्रेट उतना ज्यादा रिएक्टिव होगा। देखो एल अगर इजिली रिमूव हो रहा है इसका मतलब कि एल जो है आर के साथ जो बॉन्ड बना रहा है वो वीक बॉन्ड है, मतलब ये बॉन्ड जितना वीक होगा एल उतना इजिली डिपार्ट करेगा, और एल का डिपार्चर जितना इजिली होगा सबस्ट्रेट उतना ज्यादा रिएक्टिव होगा। तो सबस्ट्रेट की रिएक्टिविटी डायरेक्टली डिपेंड करती है लीविंग ग्रुप के नेचर पे। तो अब बात आती है कि अगर हम न्यूक्लियोफ्यूज को कंसीडर करें तो न्यूक्लियोफ्यूज की जो लीविंग टेंडेंसी है वो कौन से फैक्टर पे डिपेंड करेगी। तो अब जरा देखो, बोलते हैं कि जनरल सेंस में न्यूक्लियोफाइल ज्यादा बेसिक भी होता है, जो ज्यादा बेसिक है जनरल सेंस में वो ज्यादा अच्छा न्यूक्लियोफाइल भी है। मैंने लास्ट क्लास में पूरी एनालिसिस की थी। वैसे तो जो न्यूक्लियोफ्यूजिटी होती है, न्यूक्लियोफिलिसिटी होती है, वो बेसिक स्ट्रेंथ पे भी डिपेंड करती है और सॉल्वेंट के नेचर पे भी डिपेंड करती है। बट सॉल्वेंट के नेचर का अगर रोल देखें तो वो सिर्फ एक ग्रुप के न्यूक्लियोफाइल में ऑब्जर्व होता है। अगर न्यूक्लियोफाइल एक ही ग्रुप को बिलोंग करते हैं तो वहां पे सॉल्वेंट का रोल ऑब्जर्व होता है, बाकी केसेस में सॉल्वेंट का रोल नहीं है। बाकी केसेस में आपने देखा कि न्यूक्लियोफ्यूजिटी और न्यूक्लियोफिलिसिटी और बेसिसिटी का ऑर्डर सेम रहता है। तो इसका मतलब हम बोल सकते हैं कि जो जितना अच्छा बेस है जनरल सेंस में वो उतना अच्छा न्यूक्लियोफाइल। ठीक है, आप इसको ऐसे भी समझ सकते हो, अच्छा न्यूक्लियोफाइल वो है जो अपना लोन पेयर इजिली डोनेट करेगा आर के साथ बॉन्ड फॉर्मेशन के लिए। ठीक है, जबकि अच्छा न्यूक्लियोफ्यूज कौन है? अच्छा न्यूक्लियोफ्यूज वो है जो उस बॉन्ड पेयर को, जो कि अभी लोन पेयर है, उस लोन पेयर को इफेक्टिवली होल्ड करेगा। तो ध्यान देना, इसके पास भी लोन पेयर है, इसके पास भी लोन पेयर है, लेकिन दोनों के कैरेक्टरिस्टिक में डिफरेंस है। ये लोन पेयर को इफेक्टिवली होल्ड नहीं कर पाता इसलिए उसको डोनेट करना चाहता है, लेकिन ये लोन पेयर को अपने पास इफेक्टिवली होल्ड करता है, उसको इजिली डोनेट नहीं करना चाहता। इसका मतलब क्या है कि जो अच्छा न्यूक्लियोफाइल है, जो अच्छा न्यूक्लियोफाइल है वो कभी अच्छा न्यूक्लियोफ्यूज नहीं हो सकता। ठीक है, तो इनफैक्ट जो न्यूक्लियोफ्यूजिटी होती है वो न्यूक्लियोफिलिसिटी पे डिपेंड करने की बजाय बेसिसिटी पे डिपेंड करेगी। तो अब जरा देखना, लीविंग टेंडेंसी of a nucleofuse, leaving tendency of a nucleofuse, that is nucleofusity, is inversely proportional to basicity, is inversely proportional to basicity. Nucleofusity is inversely proportional to basicity. तो क्या मतलब है इसका? इसका मतलब ये है कि जो जितना वीक बेस होगा वो उतना अच्छा न्यूक्लियोफ्यूज होगा। तो लिख लो, इट मींस weakest bases, it means weakest bases are best nucleofuse. It means weakest bases are best nucleofuse. Weakest bases are best nucleofuse. अब जरा आप यहाँ पे फैक्ट नोट कर लो, ऑर्डर ऑफ न्यूक्लियोफ्यूजिटी, ऑर्डर ऑफ न्यूक्लियोफ्यूजिटी, ऑर्डर ऑफ न्यूक्लियोफ्यूजिटी ऑफ various living group, order of nucleofusity of various living group is as follows, तो देखो
सबसे ज्यादा न्यूक्लियोफ्यूजिटी होती है ट्राइफ्लोरोमिथाइल सल्फोनेट आयन। ट्राइफ्लोरोमिथाइल सल्फोनेट आयन, इसको ट्रिपलेट आयन भी बोलते हैं, ट्रिपलेट आयन बोलते हैं इसको। इसकी न्यूक्लियोफ्यूजिटी सबसे ज्यादा होती है, ट्रिपलेट आयन। ठीक है, ट्राइफ्लोरोमिथाइल सल्फोनेट आयन की न्यूक्लियोफ्यूजिटी सबसे ज्यादा होती है। इसके बाद फिर हम कंसीडर करते हैं N2 पॉजिटिव डायजोनियम आयन। N2 पॉजिटिव, इसको डायजोनियम आयन बोलते हैं। ठीक है, इसके बाद फिर हम कंसीडर करते हैं इसके बाद हम कंसीडर करते हैं टोसाइलेट आयन। टोसाइलेट आयन, इसको आप ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हो, और टीएस, टीएस इसके लिए एब्रिविएशन होता है, TSO नेगेटिव, इसको टोसाइलेट आयन बोलते हैं। ठीक है, फिर कंसीडर करते हैं मेसाइलेट आयन, और इसको ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं MSO नेगेटिव, MSO नेगेटिव। ठीक है, इसके बाद कंसीडर करते हैं I नेगेटिव, Br नेगेटिव, Cl नेगेटिव, Cl नेगेटिव, ठीक है, F नेगेटिव, CH3COO नेगेटिव, CH3COO नेगेटिव, एटसेट्रा। अगर हम यहाँ पे H3O ये अगर हम कंसीडर करें यहाँ पे OH2 पॉजिटिव को, OH2 पॉजिटिव ये भी एक ठीक ठाक लिविंग ग्रुप होता है, तो आप इसको यहाँ पे रखोगे OH2 पॉजिटिव, OH2 पॉजिटिव, ये लिविंग टेंडेंसी का ऑर्डर में यहाँ पे लाई करेगा Cl नेगेटिव और F नेगेटिव के बीच में। अब इसके पीछे वजह क्या है देखो, अगर OH2 पॉजिटिव को कंसीडर करें तो ये जब यहां से रिमूव होगा तो ये रिमूव होगा किस फॉर्म में, ये H2O के फॉर्म में रिमूव होगा, ये H2O के फॉर्म में रिमूव होगा, और ये रिमूव हो रहा है Cl नेगेटिव के फॉर्म में। देखो बेटा, ये Cl नेगेटिव के फॉर्म में रिमूव हो रहा है और ये H2O के फॉर्म में रिमूव होगा। कैसे? बेसिकली यहाँ पे ये R से अटैच होगा, ये वाला बॉन्ड ब्रेक होगा तो ये H2O बन करके रिमूव हो जाएगा। तो अब अगर आप यहाँ पे देखो, हमें कंपेयर करना है इन दोनों का बेसिक स्ट्रेंथ को, वाटर और Cl नेगेटिव में कौन ज्यादा बेसिक है, वाटर और Cl नेगेटिव में कौन ज्यादा बेसिक है, ये हमें डिसाइड करना है। कैसे डिसाइड करोगे? इसका कंजुगेट एसिड है हाइड्रोनियम आयन और इसका कंजुगेट एसिड है HCl। वाटर का कंजुगेट एसिड है हाइड्रोनियम आयन और Cl नेगेटिव का कंजुगेट एसिड क्या है, HCl। अब देखो, HCl स्ट्रॉन्ग एसिड है, सबको पता है। हाइड्रोनियम आयन रेफरेंस होता है, जिससे ज्यादा एसिडिक हर कंपाउंड को स्ट्रॉन्ग एसिड बोलते हैं। तो HCl इज मोर एसिडिक देन दैट ऑफ हाइड्रोनियम आयन। अगर हम एसिडिक स्ट्रेंथ की बात करें, HCl is more acidic than that of hydronium ion. Therefore, water is more basic than that of chloride ion. Water is more basic than that of chloride ion. जो ज्यादा बेसिक होगा वो रिलेटिवली पुअर न्यूक्लियोफ्यूज होगा,
इसका मतलब ये बेटर न्यूक्लियोफ्यूज है, ये पुअर न्यूक्लियोफ्यूज है, इसलिए Cl नेगेटिव जो है वो हमने पहले लिखा हुआ है और OH2 पॉजिटिव को बाद में लिखा हुआ है। ये बात समझ में आई बेटा? OH2 पॉजिटिव को हमने यहां पे क्यों रखा हुआ है? बेसिक स्ट्रेंथ, बेसिसिटी के बेसिस पे हम कंसिडर कर रहे हैं। वीकेस्ट बेसिस आर बेस्ट न्यूक्लियोफ्यूज, उसके बेसिस पे हम ये ऑर्डर डिसाइड कर रहे हैं। ठीक है, तो इसका मतलब देखो, अगर हमारे पास मान लो ये सबस्ट्रेट है CH3 CH2 Cl, CH3 CH2 Cl, हमारे पास है CH3 CH2 OMs, CH3 CH2 OMs, और हमारे पास है CH3 CH2 N2 पॉजिटिव। ये तीन सबस्ट्रेट है 1 2 एंड 3। अब एक फिक्स्ड न्यूक्लियोफाइल, एक कॉमन न्यूक्लियोफाइल है जो तीनों पे अटैक करता है। इन तीनों पे एक ही न्यूक्लियोफाइल का अटैक होता है, तो कहां पे रिएक्शन सबसे फास्ट होगी और कहां पे रिएक्शन सबसे स्लो होगी? सबसे ज्यादा रिएक्टिव थर्ड होगा, फिर सेकंड होगा, फिर फर्स्ट होगा। एकदम सही है, इसी ऑर्डर को फॉलो करेंगे। यहां पे देखो न्यूक्लियोफ्यूजिटी का ऑर्डर, तो सबसे ज्यादा न्यूक्लियोफ्यूजिटी इनमें से दिखाएगा N2 पॉजिटिव, फिर मेसाइलेट आयन, फिर क्लोराइड आयन। तो ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी क्या हो जाएगी? थर्ड इज ग्रेटर देन सेकंड इज ग्रेटर देन फर्स्ट, थर्ड इज ग्रेटर देन सेकंड इज ग्रेटर देन फर्स्ट। ये इनकी ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी है विथ अ कॉमन न्यूक्लियोफाइल। सेकंड वाला आयन मतलब ये वाला आयन, इसकी बात कर रहे हैं, इसकी बात कर रहे हैं N2 पॉजिटिव। हाँ, इसको डाइजोनियम आयन बोलते हैं, DIAZONIUM, डाइजोनियम आयन। ठीक है, तो इस तरीके से सबस्ट्रेट की रिएक्टिविटी को हम डायरेक्टली डिसाइड करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ लिविंग ग्रुप, ऑन द बेसिस ऑफ लिविंग ग्रुप। अब आप नोट करो सेकेंड लिविंग ग्रुप जो हम कंसिडर करते हैं, लिखो नंबर 2 इलेक्ट्रोफिलिक, इलेक्ट्रोफिलिक लिविंग ग्रुप, इलेक्ट्रोफिलिक लिविंग ग्रुप, that is electrofuse, electrofuse, electrophilic living group, that is electrofuse। डिफिनेशन लिखो, डिफिनेशन लिखो, part of the substrate, part of the substrate which is removed, part of the substrate which is removed without its shared electron pair, without its shared electron pair, part of the substrate which is removed without its shared electron pair when attack of part of the substrate which is removed without its shared electron pair
when attack of electrophile occurs on it, when attack of electrophile occurs on it is called electrofuse, is called electrofuse. is called electrofuse. तो देखो, अगर हमारे पास एक सबस्ट्रेट है RL और हम इसके ऊपर इलेक्ट्रोफाइल का अटैक करा रहे हैं, तो इलेक्ट्रोफाइल हमेशा इलेक्ट्रॉन रिच पार्ट पे, इलेक्ट्रोफाइल हमेशा कहां अटैक करना चाहता है? इलेक्ट्रॉन रिच पार्ट पे अटैक करना चाहता है, मतलब जहां इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा है, मतलब नेगेटिव चार्ज सेंटर पे अटैक करना चाहता है। तो अब देखो, नेगेटिव चार्ज सेंटर यहां पे कैसे डेवलप हो सकता है? अगर L इस शेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर को छोड़ करके रिमूव हो तो R पे नेगेटिव चार्ज डेवलप होगा। तो ये शेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर R को ट्रांसफर करते हैं और इलेक्ट्रोफाइल अटैक करेगा R के ऊपर, ठीक है? तो ये प्रोडक्ट बन जाएगा Re प्लस L पॉजिटिव। अब यहां पे ये है इलेक्ट्रोफाइल और ये है इलेक्ट्रोफ्यूज। ये इलेक्ट्रोफाइल है और ये इलेक्ट्रोफ्यूज है। आप देख सकते हो दोनों इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, दोनों पे पॉजिटिव चार्ज है, दोनों इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, लेकिन क्या है, यही इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी जो है वो इसको बहुत अनस्टेबल बनाती है, ठीक है? तो ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होने पे बहुत अनस्टेबल हो जाता है। इस वजह से ये क्या चाहता है? तुरंत इलेक्ट्रॉन चाहता है और दूसरे के साथ बॉन्ड बनाना चाहता है, ठीक है? तो ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी के साथ अनस्टेबल है और ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी के साथ कंप्रोमाइज कर लेता है, स्टेबल है। अब जरा देखो दोनों के बिहेवियर में क्या फर्क है। पॉजिटिव चार्ज दोनों के ऊपर है, बोथ आर इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, लेकिन दोनों के बिहेवियर में डिफरेंस है। क्या है डिफरेंस? ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी के साथ अनकंफर्टेबल है, जबकि ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी के साथ कंफर्टेबल है या कंप्रोमाइज कर लेता है इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी के साथ, बट ये नहीं कर पाता। इसका मतलब हम ये बोल सकते हैं कि जो अच्छा इलेक्ट्रोफाइल है वो कभी अच्छा इलेक्ट्रोफ्यूज नहीं हो सकता। तो हम यहां पे बोल सकते हैं इलेक्ट्रोफ्यूजिटी, इलेक्ट्रोफ्यूजिटी मतलब लीविंग टेंडेंसी ऑफ इलेक्ट्रोफ्यूज। इलेक्ट्रोफ्यूजिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रोफिलिसिटी। और आपने देखा था इलेक्ट्रोफिलिसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ल्यूइस एसिडिक स्ट्रेंथ। इसका मतलब है कि दिस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ल्यूइस एसिडिक स्ट्रेंथ। इलेक्ट्रोफ्यूजिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ल्यूइस एसिडिक स्ट्रेंथ। तो जो वीकेस्ट ल्यूइस एसिड है वो बेस्ट इलेक्ट्रोफ्यूज होगा। वीकेस्ट ल्यूइस एसिड आर बेस्ट इलेक्ट्रोफ्यूज। तो जैसे अगर आपसे बोला जाए कि NO2 पॉजिटिव है और NO पॉजिटिव, NO2 पॉजिटिव और NO पॉजिटिव, कौन ज्यादा अच्छा इलेक्ट्रोफ्यूज होगा इन दोनों में?
NO2 पॉजिटिव और NO पॉजिटिव में बेटर इलेक्ट्रोफ्यूज कौन होगा? अरे बोलो भाई। NO2 पॉजिटिव और NO पॉजिटिव में कौन बेटर इलेक्ट्रोफ्यूज होगा? अच्छा, ये बात किसी को समझ में नहीं आ रही है। अरे ल्यूइस एसिडिक स्ट्रेंथ इनमें किसकी ज्यादा है? हाँ अब सही है, सही आंसर दे रहे हो। ल्यूइस एसिडिक स्ट्रेंथ की बात करें तो यहाँ पे नाइट्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट अगर आप निकालोगे NO2 पॉजिटिव में, तो नाइट्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट है +3 और NO पॉजिटिव में नाइट्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट है +1। तो ज्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट इसका है, तो इसका मतलब ये मोर ल्यूइस एसिडिक है, ये लेस ल्यूइस एसिडिक है। जो जितना वीक ल्यूइस एसिड होगा वो उतना अच्छा इलेक्ट्रोफ्यूज होगा। तो NO पॉजिटिव इज बेटर इलेक्ट्रोफ्यूज देन दैट ऑफ NO2 पॉजिटिव। ये है ऑर्डर ऑफ इलेक्ट्रोफ्यूजिटी इनकी। अच्छा अब जरा यहां बताना, H पॉजिटिव है और Cl पॉजिटिव है, H पॉजिटिव और Cl पॉजिटिव, ज्यादा अच्छा इलेक्ट्रोफ्यूज कौन है? क्यों शोभित, एक्सप्लेन करो। शोभित तुमने H पॉजिटिव बोला है, एक्सप्लेन करो। गेस किया है क्या? अरे जब गेस नहीं किया तो फिर एक्सप्लेन करना। माइक ऑन म्यूट कर, चल फटाफट एक्सप्लेन कर बेटा। सर अगर इन्हें इसका हम वो देखें कि जो एसिड होगा अगर दोनों में H वो करें तो HCl H2 से तो ज्यादा एसिडिक होगा, मतलब H प्लस की बेसिसिटी ज्यादा है। अगर वो ज्यादा बेसिक है तो वो वीक एसिड होगा, उसकी एसिडिक स्ट्रेंथ कम होगी। एसिडिक स्ट्रेंथ अगर कम होगी तो अरे भाई इलेक्ट्रोफ्यूसिटी ज्यादा होगी। क्या कहानी सुना रहा है तू, क्या कहानी सुना रहा है? अभी मैंने क्या बोला था? मैंने बोला था कि इलेक्ट्रोफ्यूज जो है वो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी के साथ कंप्रोमाइज कर लेता है, लेकिन इलेक्ट्रोफाइल नहीं कर पाता। अब जरा देखो कौन पॉजिटिव चार्ज को बेटर होल्ड करेगा, ये समझना है। तो H पॉजिटिव पॉजिटिव चार्ज को बेटर होल्ड करेगा, Cl पॉजिटिव। अब क्लोरीन तो ऑलरेडी जो है वो हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है। जो हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, जो चाहता है कि वो नेगेटिव चार्ज एक्वायर करे, तुमने उसको पॉजिटिव चार्ज दे दिया, तो क्या वो पॉजिटिव चार्ज के साथ कंफर्टेबल रहेगा? अब फ्लोरीन पे तुम पॉजिटिव चार्ज रख दो और बोलो कि वो कंफर्टेबल है, ऐसा हो सकता है क्या? तो जो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है उस पे पॉजिटिव चार्ज लेस स्टेबल होगा, जो लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है उस पे पॉजिटिव चार्ज मोर स्टेबल होगा। तो यहां पे देखो हाइड्रोजन लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो इस पे पॉजिटिव चार्ज मोर स्टेबल होगा। तो पॉजिटिव चार्ज मोर स्टेबल है, मतलब ये पॉजिटिव चार्ज को बेटर होल्ड करेगा, तो ये बेटर इलेक्ट्रोफ्यूज होगा।
तो H पॉजिटिव की इलेक्ट्रोफ्यूजिटी Cl पॉजिटिव से ज्यादा होगी। H पॉजिटिव की इलेक्ट्रोफ्यूजिटी Cl पॉजिटिव से ज्यादा होगी। अगर आपसे बोला जाए CH3 पॉजिटिव है और CH2 पॉजिटिव है, कौन ज्यादा अच्छा इलेक्ट्रोफ्यूज है? सेकेंड, एकदम सही है, ये ज्यादा अच्छा इलेक्ट्रोफ्यूज है। क्यों? क्योंकि ये वाला कार्बन अगर आप देखोगे बेटा, ये लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ये कार्बन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है। अब आप बोलोगे इसको लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन बना रहा है? इसको लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव ये बना रहा है, ये इस पे दिखा रहा है प्लस आई इफेक्ट, ये यहां पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ा रहा है, इसलिए ये लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है। तो लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पे पॉजिटिव चार्ज मोर स्टेबल होता है, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पे पॉजिटिव चार्ज लेस स्टेबल होता है। तो यहां पॉजिटिव चार्ज मोर स्टेबल है, तो पॉजिटिव चार्ज मोर स्टेबल है, इसलिए ये बेटर इलेक्ट्रोफ्यूज है CH3 पॉजिटिव के कंपेयर में। अगर हम यहां पे इसको कंसीडर कर ले CH3 CH3 पॉजिटिव, तो अब क्या होगा? अब इसकी इलेक्ट्रोफ्यूजिटी इससे ज्यादा हो जाएगी। अगर इसको आप कंसीडर करो तो इसकी इलेक्ट्रोफ्यूजिटी इससे भी ज्यादा होगी, क्योंकि अब यहां पे दोनों साइड से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ाने वाले ग्रुप कार्बन से अटैच है, तो कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी और कम हो जाएगी, तो उसमें पॉजिटिव चार्ज की स्टेबिलिटी और बढ़ जाएगी। तो इस तरीके से आपको इलेक्ट्रोफ्यूजिटी का ऑर्डर को डिसाइड करना है, ठीक है। तो लीविंग ग्रुप के बारे में मैंने बताया कि लीविंग ग्रुप सबस्ट्रेट का पार्ट होता है जो तब रिमूव होता है जब उसके ऊपर रिएजेंट का अटैक होता है। जब किसी सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल के ऊपर रिएजेंट अटैक करता है तो उस प्रोसेस में सबस्ट्रेट का जो पार्ट रिमूव होता है उसको हम लीविंग ग्रुप बोलते हैं। अब वो पार्ट अगर शेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर के साथ रिमूव हो रहा है तो उसको न्यूक्लियोफ्यूज बोलेंगे, और अगर वो शेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर को छोड़ करके रिमूव हो रहा है तो उसको इलेक्ट्रोफ्यूज बोलेंगे, ठीक है। बाकी लिविंग ग्रुप का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल होता है सबस्ट्रेट की रिएक्टिविटी को डिसाइड करने में। जिस सबस्ट्रेट के अंदर जितना अच्छा लिविंग ग्रुप होगा वो सबस्ट्रेट उतना ज्यादा रिएक्टिव होगा, ठीक है। तो ये लिविंग ग्रुप का डिस्कशन हो गया। बाकी लिविंग ग्रुप हर रिएक्शन में नहीं ऑब्जर्व होता, लिविंग ग्रुप सिर्फ सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन और एलिमिनेशन रिएक्शन में ऑब्जर्व होता है। तो ये तो एनालिसिस हो गई बेटा एलिमेंट्री ऑर्गेनिक रिएक्शन की। अब आप दूसरा क्लासिफिकेशन लिखो, नॉन एलिमेंट्री, नॉन एलिमेंट्री, नॉन एलिमेंट्री और कॉम्प्लेक्स और नॉन कॉन्सर्टेड, नॉन कॉन्सर्टेड ऑर्गेनिक रिएक्शन, नॉन एलिमेंट्री और कॉम्प्लेक्स और नॉन कॉन्सर्टेड ऑर्गेनिक रिएक्शन। तो नॉन एलिमेंट्री और कॉम्प्लेक्स और नॉन कॉन्सर्टेड ऑर्गेनिक रिएक्शन,
में क्या होता है, नोट करो, लिखो, those reactions in which those reactions in which breaking of old bond, those reactions in which breaking of old bond and formation of new bond, those reactions in which breaking of old bond and formation of new bond occurs in different step, those reactions in which breaking of old bond and formation of new bond occurs in different step are called non-elementary or complex reaction, are called non-elementary or complex reaction. आगे लिखो, such reaction always involve multiple step, such reaction always involve multiple step in their mechanism, such reaction always involve multiple step in their mechanism, and therefore they proceed through the formation of transition state and reaction intermediate both, transition state and reaction intermediate both. तो इन रिएक्शंस में ट्रांजिशन स्टेट और रिएक्शन इंटरमीडिएट दोनों का फॉर्मेशन होता है. आगे लिखो, if a complex reaction completes in n number of steps, if a complex reaction completes in n number of steps, then there exist n number of transition state, and n minus 1 number of reaction intermediate, n minus 1 number of reaction intermediate in its mechanism. एक और बात नॉन एलिमेंट्री रिएक्शन के रिगार्डिंग इंपॉर्टेंट है, आप इसको नोट कर लो. In case of non-elementary reaction, slowest step is the rate determining step. Slowest step is the rate determining step. तो इसकी मैकेनिज्म में जो स्टेप्स ऑब्जर्व होते हैं, उनमें से जो स्टेप सबसे स्लो होगा वही रेट डिटर्मिनिंग स्टेप होगा. स्लोवेस्ट स्टेप इज रेट डिटर्मिनिंग स्टेप. तो अब जरा देखो, नॉन एलिमेंट्री रिएक्शन का रिप्रेजेंटेशन कैसे करेंगे. जनरल रिप्रेजेंटेशन, जैसे मान लो एक रिएक्टेंट हमने यहाँ पे कंसीडर किया, सबस्ट्रेट जिसको बोल रहे हैं, उसको दूसरे रिएक्टेंट के साथ रिएक्ट करा रहे हैं जिसको हम रिएजेंट बोलते हैं.
ठीक है, ये सबस्ट्रेट और रिएजेंट एक ट्रांजिशन स्टेट के फॉर्मेशन के थ्रू, इसको हम ट्रांजिशन स्टेट 1 बोल रहे हैं, ट्रांजिशन स्टेट के फॉर्मेशन के थ्रू रिएक्शन इंटरमीडिएट में कन्वर्ट हो जाते हैं। रिएक्शन इंटरमीडिएट, ये रिएक्शन इंटरमीडिएट में कन्वर्ट हो जाते हैं। फिर क्या होता है, फिर ये दूसरा ट्रांजिशन स्टेट को फॉर्म करते हुए, सेकेंड ट्रांजिशन स्टेट को फॉर्म करते हुए ये प्रोडक्ट में कन्वर्ट होता है और साथ में लीविंग ग्रुप मिलता है। अब यहां पे अगर आप देखो तो रिएक्शन के मैकेनिज्म में 2 स्टेप इन्वॉल्व है। एक स्टेप ये है और दूसरा स्टेप ये है। ये रिएक्शन 2 स्टेप मैकेनिज्म को फॉलो कर रही है, बट जरूरी नहीं है कि रिएक्शन में, नॉन एलिमेंट्री रिएक्शन में हमेशा 2 ही स्टेप हो, इससे ज्यादा स्टेप भी हो सकते हैं। और अगर ज्यादा स्टेप होंगे तो क्या होगा, ये रिएक्शन इंटरमीडिएट जो है इसका नंबर बढ़ता जाएगा। ठीक है, अगर 2 स्टेप है, 2 स्टेप मैकेनिज्म है तो 1 इंटरमीडिएट, अगर 3 स्टेप मैकेनिज्म है तो 2 इंटरमीडिएट, 4 स्टेप मैकेनिज्म होगी तो 3 इंटरमीडिएट। तो जैसे जैसे नंबर ऑफ स्टेप बढ़ते जाएंगे उसी ऑर्डर में रिएक्शन इंटरमीडिएट का नंबर भी बढ़ता जाएगा और वो नंबर ऑफ स्टेप से हमेशा 1 यूनिट कम होगा। तो अब अगर आप इस पूरे रिप्रेजेंटेशन को देखो, तो इस पूरे रिप्रेजेंटेशन में सबस्ट्रेट के बारे में आपको मैंने बता दिया पहले ही, रिएजेंट के बारे में बता दिया, ट्रांजिशन स्टेट के बारे में बता दिया, लीविंग ग्रुप के बारे में मैंने बता दिया। अब बात आती है ये रिएक्शन इंटरमीडिएट की, कि रिएक्शन इंटरमीडिएट क्या होता है। लिखो रिएक्शन इंटरमीडिएट। हाँ बोलो। ये जो बाय प्रोडक्ट होता है और लिविंग ग्रुप एक ही बात है क्या? हाँ हो सकता है, क्योंकि लिविंग ग्रुप जो है वो आयन के फॉर्म में तो एग्जिस्ट करेगा नहीं, वो किसी दूसरे आयन के साथ कंबाइन करके एग्जिस्ट करेगा, तो उसका बाई प्रोडक्ट बोल सकते हो। तो रिएक्शन इंटरमीडिएट क्या है, नोट करो, लिखो एन इंटरमीडिएट स्टेट, an intermediate state which is produced, an intermediate state which is produced by the cleavage of bond, an intermediate state which is produced by the cleavage of bond, inside the substrate molecule, inside the substrate molecule is called reaction intermediate, is called reaction intermediate। तो रिएक्शन इंटरमीडिएट क्या होता है, बोल रहा है कि एक इंटरमीडिएट स्टेट होता है जो कि सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल के अंदर प्रेजेंट बॉन्ड की ब्रेकिंग से प्रोड्यूस होता है। ठीक है, आगे लिखो, लिखो दे आर अनस्टेबल, दे आर अनस्टेबल, दे आर अनस्टेबल बट नॉट एज अनस्टेबल, they are unstable but not as unstable as that of transition state, they are unstable but not as unstable as that of transition state। ठीक है, बोल रहा है कि ये अनस्टेबल तो होते हैं लेकिन उतने अनस्टेबल नहीं होते जितने ट्रांजिशन स्टेट होते हैं। बाकी एक बात और बोली जाती है, अगर हम रिएक्शन इंटरमीडिएट की बात करें तो कुछ रिएक्शन इंटरमीडिएट इतने स्टेबल होते हैं कि उनको हम आइसोलेट कर सकते हैं फ्रॉम द रिएक्शन मिक्सचर। तो इस बात को भी लिख लो, some reaction intermediates
some reaction intermediates are isolable. पापा Some AC reaction चला लो। intermediates, हाँ चिराग बोलो। लिखो some reaction intermediates are isolable species. Some reaction intermediates are isolable species. ऐसा नहीं कि सारे रिएक्शन इंटरमीडिएट आइसोलेबल होते हैं, कुछ आइसोलेबल होते हैं, ठीक है। बट अगर हम ट्रांजिशन स्टेट की बात करें तो ट्रांजिशन स्टेट को आप आइसोलेट कर ही नहीं सकते, क्योंकि मैंने बताया था ट्रांजिशन स्टेट का मैक्सिमम टाइम ऑफ एग्जिस्टेंस क्या होता है, 10 टू द पावर -13 सेकेंड। इससे ज्यादा टाइम के लिए वो एग्जिस्ट ही नहीं करता। इसलिए आप ट्रांजिशन स्टेट को आइसोलेट नहीं कर सकते फ्रॉम द रिएक्शन मिक्सचर, मतलब उसको रिएक्शन मिक्सचर से अलग नहीं कर सकते। लेकिन कुछ रिएक्शन इंटरमीडिएट को हम आइसोलेट कर पाते हैं क्योंकि वो सफिशिएंटली स्टेबल होते हैं। बाकी वजह ये है, यहाँ पे अगर आपसे बोला जाए कि भाई जो रिएक्शन इंटरमीडिएट्स हैं, रिएक्शन इंटरमीडिएट्स ट्रांजिशन स्टेट से ज्यादा स्टेबल क्यों होते हैं, तो फिर से आप वही एक्सप्लेनेशन में जाओगे। जो ट्रांजिशन स्टेट है, ट्रांजिशन स्टेट का फॉर्मेशन बॉन्डिंग के रूल को वायलेट करके होता है, पहली वजह। दूसरी वजह, ट्रांजिशन स्टेट का जब फॉर्मेशन होता है तो उसका डिग्री ऑफ फ्रीडम हाई होता है। अगर हम इंटरमीडिएट की बात करें तो इंटरमीडिएट का डिग्री ऑफ फ्रीडम लो होता है। इंटरमीडिएट का जो डिग्री ऑफ फ्रीडम होता है वो लो होता है ट्रांजिशन स्टेट के कंपेयर में, और इंटरमीडिएट का जो फॉर्मेशन होता है बॉन्डिंग के रूल को वायलेट करके नहीं होता। इस वजह से रिएक्शन इंटरमीडिएट की स्टेबिलिटी ट्रांजिशन स्टेट से ज्यादा होती है। बट आप बोलोगे कि रिएक्टेंट और प्रोडक्ट से कम क्यों होती है, तो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट से इनकी स्टेबिलिटी कम इसलिए होती है क्योंकि मोस्टली जो ये जो रिएक्शन इंटरमीडिएट होते हैं वो जो एलिमेंट की प्रॉपर वैलेंसी है ये उस वैलेंसी को सेटिस्फाई नहीं करते। जैसे मान लो कार्बन जो है टेट्रावैलेंट है तो इंटरमीडिएट में वो डाईवैलेंट हो सकता है, वो ट्राईवैलेंट हो सकता है, ठीक है। वैलेंसी 4 से आगे जाना मतलब ये बॉन्डिंग के रूल का वैलेशन है, लेकिन 4 से कम होना ये बॉन्डिंग के रूल का वैलेशन नहीं है। तो इसलिए बोल रहा है कि इंटरमीडिएट जब फॉर्म होते हैं तो उनके फॉर्मेशन में कभी बॉन्डिंग के रूल का वैलेशन नहीं होता। बट क्योंकि इंटरमीडिएट में ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है या जो एटम की स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन होनी चाहिए वो स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन एटम के पास नहीं है, तो स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन नहीं होने की वजह से वो अनस्टेबल है। अब बात आती है इंटरमीडिएट कितने टाइप के होते हैं। लिख लो, क्लासिफिकेशन ऑफ रिएक्शन इंटरमीडिएट, क्लासिफिकेशन ऑफ रिएक्शन इंटरमीडिएट, क्लासिफिकेशन ऑफ रिएक्शन इंटरमीडिएट। लिखो, इन ऑर्गेनिक रिएक्शन, इन ऑर्गेनिक रिएक्शन following 6 type, in organic reaction following 6 type of reaction intermediates are formed. Following 6 type of reaction intermediates are formed. अभी मैं ज्यादा डिटेल नहीं बता रहा हूं, सिर्फ नेम बता रहा हूं। डिटेल उनका चैप्टर के एंड में पूरा रिएक्शन इंटरमीडिएट को एक साथ डिस्कस करेंगे तो वहीं पे मैं बताऊंगा। तो ये 6 टाइप के रिएक्शन इंटरमीडिएट्स हैं जो ऑर्गेनिक रिएक्शन में ऑब्जर्व होते हैं। नंबर 1, कार्बोकेटायन, दैट इज कार्बोनियम आयन, कार्बोनियम आयन। इसको इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। नंबर 2, कार्बन आयन, नहीं लिखते, कार्बन आयन लिखते हैं, कार्बन आयन। ये रिप्रेजेंटेशन। नंबर 3, फ्री रेडिकल, फ्री रेडिकल
ये रिप्रेजेंटेशन। नंबर 4 कार्बीन, ठीक है, कार्बीन ऐसा रिप्रेजेंटेशन है। नंबर 5 नाइट्रीन, ऐसा रिप्रेजेंटेशन है। नंबर 6 बेंजाइन, ये रिप्रेजेंटेशन। तो टोटल अगर कंसिडर करें तो यहां पे ये 6 डिफरेंट टाइप के रिएक्शन इंटरमीडिएट फॉर्म होते हैं। कार्बोकेटायन, कार्बेनायन, फ्री रेडिकल, कार्बीन, नाइट्रीन एंड बेंजाइन। ठीक है, कार्बोकेटायन, कार्बेनायन, फ्री रेडिकल, कार्बीन, नाइट्रीन एंड बेंजाइन। तो ये 6 टाइप के रिएक्शन इंटरमीडिएट्स हैं जो ऑर्गेनिक रिएक्शन में ऑब्जर्व होते हैं। अब इनका डिटेल हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे। अब मैं अगला कॉन्सेप्ट आपको बताने वाला हूं, लिखो लिखो, टाइप ऑफ बॉन्ड क्लीवेज, टाइप ऑफ बॉन्ड क्लीवेज इन्वॉल्व्ड, टाइप ऑफ बॉन्ड क्लीवेज इन्वॉल्व्ड in organic reaction, type of bond cleavage involved in organic reaction। type of bond cleavage involved in organic reaction। bond cleavage मतलब bond breaking। लिखो, bond cleavage are of 2 types। bond cleavage are of 2 types। Number 1 homolysis, homolysis that is symmetrical cleavage, homolysis that is symmetrical cleavage। बेटा देखो, मैंने आपको जीओसी स्टार्ट करने से पहले बताया था कि आपको अभी स्टार्टिंग में सिर्फ नोट्स का रिवीजन करना है, अभी प्रॉब्लम सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। अभी जो पार्ट मैंने डिस्कस किया है उससे उतनी प्रॉब्लम बनती नहीं है, बट ये है कि ये वो टर्म्स हैं जो फ्रीक्वेंटली आगे रिएक्शन केमिस्ट्री में यूज होंगे। एक तरीके से आप ऑर्गेनिक रिएक्शन में जो यूज होने वाले टर्म्स हैं उनके साथ फेमिलियर हो रहे हो। ठीक है, तो अभी आपको सिर्फ नोट्स का रिवीजन करना है, जिससे कि एक एक टर्म, एक एक कॉन्सेप्ट आपके माइंड में फीड हो जाए। ठीक है, और अभी आपको सिर्फ इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पे काम करना है, प्रैक्टिस आपको इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की करनी है, और जो इधर ये वाला जो पार्ट है इससे सिर्फ नोट्स रिवाइज करना है। ठीक है, आप इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के दोनों टेस्ट को फिनिश कर लो। एक टेस्ट जो आपका कल होगा, आज थर्सडे है या वेडनेसडे है, क्या है आज? वेडनेसडे, थर्सडे? हाँ, थर्सडे। तो एक टेस्ट तो आपका कल होगा। कल वाले टेस्ट का सिलेबस मैंने आपको पहले ही बताया हुआ है, इलेक्ट्रोलिसिस एंड कंडक्टेंस मेजरमेंट, इलेक्ट्रोलिसिस एंड कंडक्टेंस मेजरमेंट। और फिर उसके बाद अगले वीक में जो टेस्ट होगा वो पूरा कंप्लीट होगा। हाँ, क्लास टाइमिंग में ही होगा, 8:30 to 9:30। और अगले वीक में पूरा कंप्लीट इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का टेस्ट होगा। तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का टेस्ट फिनिश कर लो, और फिर उसके बाद आप जीओसी पे प्रॉब्लम सॉल्व करना शुरू करो। तब तक आप सिर्फ नोट्स को रिवाइज करो।
हाँ, नेक्स्ट वीक भी फ्राइडे को ही रखेंगे, ठीक है। तो आप नोट्स को रिवाइज करते रहो, और तब तक मैं समझता हूं कि जीओसी की लगभग 9 to 10 क्लासेस, 9 क्लासेस तो एटलीस्ट हो चुकी होंगी, और तब हम एक सब्सटेंशियल पोर्शन जो है जीओसी का फिनिश कर चुके होंगे। तो उस टाइम पे आपके पास प्रैक्टिस के लिए सफिशिएंट नंबर ऑफ प्रॉब्लम्स होंगी, ठीक है। तब तक आपको अभी प्रॉब्लम्स के फ्रंट पे कुछ नहीं सोचना है, सिर्फ नोट्स को रिवाइज करते रहो। एक एक कॉन्सेप्ट जो मैं बता रहा हूं उसको पूरी फील के साथ उसको समझो भी, और जहां पे ऑर्डर को क्रैम करने की जरूरत पड़ रही है वहां पे ऑर्डर को क्रैम भी करो, ठीक है। तो ये काम आपको करना है। तो होमोलिसिस दैट इज सिमेट्रिकल क्लीवेज, ये फर्स्ट टाइप का बॉन्ड ब्रेकिंग है। तो आप नोट करो इसका डिटेल, देखो, इफ अ covalent bond breaks in such a manner, if a covalent bond breaks in such a manner that the bonded atom if a covalent bond breaks in such a manner that the bonded atom retains their electron, if a covalent bond breaks in such a manner that the bonded atom retains their electron, resulting in the formation of odd electron species, resulting in the formation of odd electron species, resulting in the formation of odd electron species called free radical, resulting in the formation of odd electron species called free radical, then the bond cleavage is termed as homolysis or symmetrical cleavage. Homolysis or symmetrical cleavage. जैसे देखो, एक कोवेलेंट बॉन्ड हमने कंसीडर किया बिटवीन एटम एक्स एंड वाई। अब यहाँ पे एक एक इलेक्ट्रॉन एक्स और वाई का लगा हुआ है। अगर बॉन्ड इस तरीके से ब्रेक होता है कि एक्स अपना इलेक्ट्रॉन रिटेन कर लेता है और वाई अपना इलेक्ट्रॉन रिटेन कर लेता है, अगर एक्स अपना इलेक्ट्रॉन रिटेन कर लेता है और वाई अपना इलेक्ट्रॉन रिटेन कर लेता है, तो इस तरीके से आप देखोगे ऑड इलेक्ट्रॉन स्पीसीज का फॉर्मेशन होगा। एक्स पे एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होगा और वाई पे एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होगा, ठीक है। तो इन ऑड इलेक्ट्रॉन स्पीसीज को हम बोलेंगे फ्री रेडिकल बोलेंगे, और इस बॉन्ड ब्रेकिंग को होमोलिसिस बोलेंगे। ये बॉन्ड ब्रेकिंग होमोलिसिस बोला जाएगा, और इसके थ्रू जो ऑड इलेक्ट्रॉन स्पीसीज फॉर्म हो रहे हैं इनको हम फ्री रेडिकल बोलेंगे। तो अब क्वेश्चन ये उठता है कि होमोलिसिस के होने की कंडीशन क्या है। देखो, कंडीशन फॉर होमोलिसिस, ठीक है। होमोलिसिस के होने की कंडीशन क्या है ये मैं डिस्कस करने जा रहा हूं। तो फर्स्ट पॉइंट लिखो, इफ अ कोवेलेंट बॉन्ड breaks in gaseous phase, if a covalent bond breaks in gaseous phase at high temperature, in gaseous phase at high temperature, then homolysis is favorable. ये समझ लेना बेटा, ये एक सर्टेन कंडीशन है,
अगर रिएक्शन गैसियस फेज में हो रही है, मतलब जिस रिएक्टेंट के अंदर हम बॉन्ड को ब्रेक कर रहे हैं, अगर वो रिएक्टेंट गैसियस फॉर्म में प्रेजेंट है और रिएक्शन टेम्परेचर हाई है, तो वहां पे सिर्फ और सिर्फ होमोलिसिस होगी, कोई दूसरी पॉसिबिलिटी हो ही नहीं सकती। मतलब वहां पे बॉन्ड हमेशा सिमेट्रिकली ब्रेक होगा और हमेशा फ्री रेडिकल इंटरमीडिएट फॉर्म होगा। ठीक है, अगर कोई रिएक्शन हाई टेम्परेचर पे गैसियस फेज में होती है तो वहां हमेशा होमोलिसिस देखने को मिलेगी, हेट्रोलिसिस का सवाल ही नहीं पैदा होता। ये पॉइंट 100% क्लियर है, ये समझ लेना, इसमें एक्सेप्शन नहीं ऑब्जर्व होगा। दूसरा पॉइंट लिखो, इफ अ रिएक्शन प्रोसीड in presence of non-polar solvent in ultraviolet light, if a reaction proceed in presence of non-polar solvent in ultraviolet light, then homolysis is favorable. तो बोल रहा है कि अगर कोई रिएक्शन नॉन पोलर सॉल्वेंट में होती है और यूवी लाइट की प्रेजेंस में होती है, अल्ट्रावायलेट लाइट की प्रेजेंस में होती है, तो वहां पे होमोलिसिस के होने के चांसेस ज्यादा होंगे। ठीक है, बट देखो ये सर्टेन कंडीशन नहीं है, चांसेस ज्यादा होंगे, पॉसिबिलिटी ज्यादा होगी, बट सर्टेनिटी नहीं है। तीसरा पॉइंट लिखो, if a reaction proceed in presence of initiator, like peroxide, diazo compound, DIAZO, diazo compound, organometallic compound involving weakly electropositive metal, in non-polar solvent on heating, or in presence of ultraviolet light, then homolysis is favorable. तो अब देखो बेटा क्या बोल रहा है कि अगर कोई रिएक्शन इन इनिशिएटर्स की प्रेजेंस में होती है, पेरोक्साइड इनिशिएटर की प्रेजेंस में हो रही है, या डायजो कंपाउंड इनिशिएटर की प्रेजेंस में हो रही है, या ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड इनिशिएटर की प्रेजेंस में हो रही है, जिसमें वीकली इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल इन्वॉल्व है, जैसे यहाँ पे लेड इन्वॉल्व, और इसके साथ हम क्या यूज कर रहे हैं, नॉन पोलर सॉल्वेंट और हीट कर रहे हैं, या नॉन पोलर सॉल्वेंट और अल्ट्रावायलेट लाइट को यूज कर रहे हैं, तो होमोलिसिस फेवरेबल होगी। ठीक है, तो ये सब कंडीशन चेक की जाती हैं और उसके अकॉर्डिंग डिसाइड किया जाता है कि मैकेनिज्म में होमोलिसिस के थ्रू प्रोसीड करना है या हेट्रोलिसिस के थ्रू प्रोसीड करना है। जब आप ये डिसाइड कर लोगे ना कि यहाँ पे होमोलिसिस होगी या हेट्रोलिसिस होगी, तो फिर अगला स्टेप होगा, फिर इंटरमीडिएट क्या बनेगा। तो इंटरमीडिएट आपको अपने आप समझ में आ जाएगा कि रिएक्शन का इंटरमीडिएट क्या होना चाहिए। जैसे होमोलिसिस हो रही है तो रिएक्शन का इंटरमीडिएट फ्री रेडिकल होना चाहिए, तो ये आपको पता चल जाएगा। एक और पॉइंट लिखो, all reactions which are example of
all reactions which are example of electrolysis or photolysis or pyrolysis electrolysis or photolysis or pyrolysis are example of homolysis तो बोल रहे हैं कि अगर कोई रिएक्शन इलेक्ट्रिसिटी को पास करने पे परफॉर्म होती है, अगर इलेक्ट्रिसिटी को पास करने पे बॉन्ड ब्रेक किया जा रहा है तो वो इलेक्ट्रोलिसिस है, और वहां पे हमेशा होमोलिसिस होगी। इसी तरीके से अगर हम लाइट को इंसिडेंट करा रहे हैं, फोटोन को इंसिडेंट करा रहे हैं और बॉन्ड ब्रेक होता है, तो वहां पे उसको हम बोलेंगे फोटोलिसिस, और फोटोलिसिस ही भी हमेशा होमोलिसिस का एग्जांपल होता है। ऐसे अगर हम किसी रिएक्शन में इन्वॉल्व रिएक्टेंट को स्ट्रांगली हीट कर रहे हैं, विगोरसली हीट कर रहे हैं, अनकंट्रोल्ड हीटिंग कर रहे हैं, पायरोलिसिस का मतलब होता है विगोरस हीटिंग। अगर हम अनकंट्रोल्ड हीटिंग कर रहे हैं तो वहां पे हमेशा होमोलिसिस होगी। तो ये होमोलिसिस की कंडीशन है। तो इन कंडीशन के बेसिस पे आप डिसाइड करोगे कि रिएक्शन की जो मैकेनिज्म है उसमें फ्री रेडिकल इंटरमीडिएट बनेगा या नहीं बनेगा। वैसे समटाइम्स मैं आपको बता दूं, होमोलिसिस जब होती है तो होमोलिसिस के थ्रू कार्बीन और नाइट्रीन इंटरमीडिएट भी फॉर्म हो जाता है। होमोलिसिस के थ्रू कार्बीन और नाइट्रीन इंटरमीडिएट भी फॉर्म हो जाते हैं, बट फ्री रेडिकल का फॉर्म होना बड़ी कॉमन बात है। तो ये तो बात हो गई बेटा फर्स्ट टाइप के बॉन्ड क्लीवेज की, जिसको हम होमोलिसिस और सिमेट्रिकल क्लीवेज बोलते हैं। सेकेंड टाइप की जो बॉन्ड ब्रेकिंग होती है उसको हेट्रोलिसिस और अनसिमेट्रिकल क्लीवेज बोलते हैं। अनसिमेट्रिकल क्लीवेज। हेट्रोलिसिस और अनसिमेट्रिकल क्लीवेज। तो इसमें नोट करो, लिखो इफ अ कोवेलेंट बॉन्ड breaks in such a manner that the shared electron pair that is bond pair, if a covalent bond breaks in such a manner that the shared electron pair that is bond pair completely transferred to more electronegative atom, resulting in the formation of electron rich anion and electron deficient cation, resulting in the formation of, चलो रिपीट कर देता हूं, if a covalent bond breaks in such a manner that the shared electron pair that is bond pair
the shared electron pair, that is bond pair, completely transferred to more electronegative atom, completely transferred to more electronegative atom, completely transferred to more electronegative atom, resulting in the formation of electron rich anion and electron deficient cation, electron rich anion and electron deficient cation. Then the bond cleavage is termed as heterolysis or unsymmetrical cleavage. Heterolysis or unsymmetrical cleavage. Heterolysis or unsymmetrical cleavage. तो देखो जरा, बोल रहा है कि अगर एक कोवेलेंट बॉन्ड है बिटवीन एटम X एंड Y, और यहाँ पे बोल रहा है कि Y की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी X से ज्यादा है, Y इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, बॉन्ड इस तरीके से ब्रेक हो रहा है कि जो शेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर है वो कंप्लीटली Y को ट्रांसफर हो जाता है, शेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर कंप्लीटली Y को ट्रांसफर हो जाता है। इसकी वजह से क्या होता है, X पे एक इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी हो जाती है और उस पे पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, क्योंकि इस तरीके से अगर बॉन्ड ब्रेक हुआ तो X का अपना इलेक्ट्रॉन भी Y को मिल गया, तो X पे पॉजिटिव चार्ज आ गया और Y पे नेगेटिव चार्ज आ गया, X पे पॉजिटिव चार्ज आ गया और Y पे नेगेटिव चार्ज आ गया, मतलब कैटायन और एनायन डेवलप हो रहे हैं, कैटायन और एनायन प्रोड्यूस हो रहे हैं। तो ऐसे बॉन्ड ब्रेकिंग को हेटेरोलिसिस बोलेंगे, ये हेटेरोलिसिस है। तो ये हेटेरोलिसिस और अनसिमेट्रिकल क्लीवेज। अब देखो क्वेश्चन ये उठता है कि हेटेरोलिसिस के ऑब्जर्व होने की कंडीशन क्या है, लिख लो कंडीशन फॉर हेटेरोलिसिस, कंडीशन फॉर हेटेरोलिसिस, कंडीशन फॉर हेटेरोलिसिस। फर्स्ट कंडीशन लिखो, if a reaction proceed in solution phase, that is liquid phase, if a reaction proceed in solution phase, that is liquid phase, at relatively low temperature, then heterolysis is favorable, तो बोल रहा है कि अगर रिएक्शन लिक्विड फेज में लो टेम्परेचर पे हो रही, रिलेटिवली लो टेम्परेचर पे हो रही है, तो वहां पे हेटेरोलिसिस देखने को मिलेगी। दूसरा पॉइंट लिखो, if a reaction proceed in presence of polar reagent, in non-polar solvent, in polar solvent, if a reaction proceed in presence of polar reagent in polar solvent like water, polar reagent in presence of polar solvent like water, then heterolysis is favorable.
तो बोल रहे हैं कि अगर रिएक्शन में जो रिएजेंट इन्वॉल्व है वो पोलर है और सॉल्वेंट जो हम यूज कर रहे हैं वो भी पोलर है, तो रिएक्शन में हेटेरोलिसिस के होने के चांसेस बहुत ज्यादा होंगे। अगला पॉइंट लिखो, इफ अ रिएक्शन प्रोसीड, if a reaction proceed in presence of, if a reaction proceed in presence of Arrhenius acids like H2SO4, HNO3, HClO4, HCl, etc. और Arrhenius bases like NaOH, KOH, CaOH twice, BaOH twice, etc. और Lewis bases such as ammonia, primary amine, secondary amine, tertiary amine, pyridine, etc. और Lewis acids such as AlCl3, BF3, Al2O3, PCl5, SbCl5, etc. In presence of polar solvent, then heterolysis is favorable. In presence of polar solvent, then heterolysis is favorable. ठीक है, तो ये सब कंडीशन है हेटेरोलिसिस की। तो हेटेरोलिसिस की कंडीशन में मैंने क्या बताया आपको कि अगर कोई रिएक्शन लिक्विड फेज में होती है, एट रिलेटिवली लो टेम्परेचर, तो हेटेरोलिसिस के होने के चांसेस बहुत ज्यादा होंगे। उसी तरीके से बोल रहे हैं कि अगर कोई रिएक्शन पोलर रिएजेंट की प्रेजेंस में प्रोसीड करती है, पोलर सॉल्वेंट की प्रेजेंस में प्रोसीड करते हैं, पोलर रिएजेंट इन प्रेजेंस ऑफ पोलर सॉल्वेंट, तो हेटेरोलिसिस के होने के चांसेस बहुत ज्यादा हैं। उसी तरीके से बोल रहे हैं कि अगर कोई रिएक्शन पोलर सॉल्वेंट की प्रेजेंस में आर्हीनियस एसिड्स के साथ, या पोलर सॉल्वेंट की प्रेजेंस में आर्हीनियस बेसिस के साथ, या पोलर सॉल्वेंट की प्रेजेंस में ल्यूइस बेसिस के साथ, या पोलर सॉल्वेंट की प्रेजेंस में ल्यूइस एसिड्स के साथ प्रोसीड करती है, तो वहां पे हेटेरोलिसिस के होने के चांसेस बहुत ज्यादा होंगे। ठीक है, मतलब वहां पे कार्बोकैटायन या कार्बेनायन इंटरमीडिएट बन सकता है। ठीक है, तो ये हम यहां से डिसाइड करेंगे। तो ये बात आपको समझ में आ गई बेटा? ये समझ में आ गया? अच्छा, अभी मुझे याद आ रहा है कि मैंने न्यूक्लियोफाइल का जो डिस्कशन किया है उसमें न्यूक्लियोफाइल का क्लासिफिकेशन बताया है क्या? न्यूक्लियोफाइल का क्लासिफिकेशन बताया बेटा? तो फिर गड़बड़ हो गई। फिर न्यूक्लियोफाइल का क्लासिफिकेशन अगर नहीं बताया, चलो फिर मैं न्यूक्लियोफाइल का क्लासिफिकेशन डिस्कस कर देता हूं।
इंट्रोडक्शन पार्ट ऑलमोस्ट फिनिश है, ठीक है। न्यूक्लियोफाइल का क्लासिफिकेशन आपको बता देता हूं, तो ये पार्ट कंप्लीट हो जाएगा और फिर उसके बाद फिर हम इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट को स्टार्ट कर सकते हैं। तो आप नोट कर लो, क्लासिफिकेशन ऑफ न्यूक्लियोफाइल, क्लासिफिकेशन ऑफ न्यूक्लियोफाइल। लिखो, there are of two types, there are of two types. Number one, there are of two types. Number one, charged nucleophile, charged nucleophile. ये इनका जनरल रिप्रेजेंटेशन है चार्ज न्यूक्लियोफाइल का। इसमें लिख लो, all anion belongs to this category, all anion belongs to this category। हर एनायन चार्ज न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव करता है। तो जैसे हाइड्राइड आयन, हैलाइड आयन, हाइड्रोक्सिल आयन, अमाइड आयन, इमाइड आयन, इमाइड आयन NH2 नेगेटिव, एजाइड आयन N3 नेगेटिव, एजाइड आयन, नाइट्राइड आयन N3 नेगेटिव। ये देखो N3 पे सिंगल नेगेटिव और यहाँ पे एक नाइट्रोजन पे 3 नेगेटिव। हाइड्राइड आयन, हैलाइड आयन, हाइड्रोक्साइड आयन, अमाइड आयन, इमाइड आयन, एजाइड आयन, नाइट्राइड आयन। इसी तरीके से कार्बन आयन, ठीक है, कार्बन आयन, एसीटेट आयन एटसेट्रा, ये सब चार्ज न्यूक्लियोफाइल है। ये सब चार्ज न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव करेंगे, कोई एक्सेप्शन नहीं है। सिर्फ जो आयन है वो नेगेटिव चार्ज उसके ऊपर होना चाहिए। नंबर 2, न्यूट्रल न्यूक्लियोफाइल, न्यूट्रल न्यूक्लियोफाइल। न्यूट्रल न्यूक्लियोफाइल को हम इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। ये रिप्रेजेंटेशन है न्यूट्रल न्यूक्लियोफाइल का। इसमें भी अलग अलग केसेस ऑब्जर्व होते हैं। इसमें फर्स्ट केस लिखो, फर्स्ट केस लिखो, न्यूट्रल मॉलिक्यूल इन विच, न्यूट्रल मॉलिक्यूल इन विच octet of central atom, octet of central atom is complete, neutral molecule in which octet of central atom is complete, and central atom possesses at least one lone pair of electron, and central atom possesses at least one lone pair of electron, and central atom possesses at least one lone pair of electron. In addition to that, the terminal atom attached with central atom, in addition to that, the terminal atom attached with central atom, the terminal atom attached with central atom are not highly electronegative, are not highly electronegative. In addition to that, the terminal atom attached with central atom are not highly electronegative. Belongs to this category. Belongs to this category. तो बोला जा रहा है कि ऐसे न्यूट्रल मॉलिक्यूल जहां पे सेंट्रल एटम का ऑक्टेट कंप्लीट है और सेंट्रल एटम के पास कम से कम एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है,
और सेंट्रल एटम से अटैच टर्मिनल एटम हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव नहीं है, वो न्यूट्रल इलेक्ट्रोफाइल की तरह बिहेव करेगा। फॉर एग्जाम्पल न्यूट्रल न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव करेगा। फॉर एग्जाम्पल अमोनिया, प्राइमरी अमाइन, सेकेंडरी अमाइन, टर्सरी अमाइन, वाटर, एल्कोहल, ईथर, हाइड्रोजन सल्फाइड, थायोल, थायोईथर, फॉस्फीन, ट्राइफिनाइल फॉस्फीन, ट्राइफिनाइल फॉस्फीन, एटसेट्रा। ये सब न्यूट्रल न्यूक्लियोफाइल है। आप यहां पे चेक कर सकते हो, जो भी कंडीशन बोली गई है सारी कंडीशन यहां पे सेटिस्फाई कर रही है। सेंट्रल एटम का आपको ऑक्टेट कंप्लीट मिलेगा, सेंट्रल एटम के पास लोन पेयर मिलेगा, और सेंट्रल एटम से अटैच टर्मिनल एटम आपको हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव नहीं मिलेंगे। ठीक है, जैसे अगर हम इसको कंसीडर करते हैं NF3, अब देखो यहां भी सेंट्रल एटम का ऑक्टेट कंप्लीट है, सेंट्रल एटम के पास लोन पेयर है, बट सेंट्रल एटम से अटैच टर्मिनल एटम हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव है, इसलिए ये न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव नहीं करता। तो ये न्यूक्लियोफाइल नहीं है, क्योंकि सेंट्रल एटम से अटैच टर्मिनल एटम हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव। इसी तरीके से अगर हम कंसीडर कर रहे हैं PH3 को, तो PH3 न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव करता है, लेकिन PCl3 ये न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव नहीं करता, बिकॉज टर्मिनल एटम यहां पे हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव है। PH3 न्यूक्लियोफाइल है, बट PCl3 न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव नहीं करता, बल्कि ये इलेक्ट्रोफाइल की तरह बिहेव करता है। दूसरा पॉइंट लिखो न्यूट्रल न्यूक्लियोफाइल में, सेकंड क्लासिफिकेशन लिखो, न्यूट्रल मॉलिक्यूल हैविंग multiple covalent bond, neutral molecule having multiple covalent bond between identical atom, neutral molecule having multiple covalent bond between identical atom behaves like neutral nucleophile, behaves like neutral nucleophile। जैसे देखो एल्कीन है, तो यहां पे आइडेंटिकल एटम के बीच में मल्टीपल कोवेलेंट बॉन्ड है, पाई बॉन्ड कार्बन के बीच में। एल्काइन पाई बॉन्ड कार्बन के बीच में, बेंजीन पाई बॉन्ड कार्बन के बीच में, ठीक है। डाइन, तो ये सारे कंपाउंड्स जो है ये न्यूक्लियोफिलिक बिहेवियर दिखाएंगे, ठीक है। और एक लास्ट पॉइंट लिख लो, लिखो ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड्स, ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड्स, ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड्स इन्वॉल्विंग इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल, involving sufficiently electropositive metal, involving sufficiently electropositive metal behaves like nucleophile, behaves like nucleophile। तो जैसे देखो ग्रिग्नॉड रिएजेंट है RMgX, अब यहां पे देखो R और Mg मतलब कार्बन और मैग्नीशियम के बीच में बॉन्ड है, जब ये बॉन्ड ब्रेक होगा तो हमेशा मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम यानी कि कार्बन को ही बॉन्ड पेयर मिलेगा, तो बॉन्ड जब ब्रेक होगा तो बॉन्ड पेयर हमेशा कार्बन को मिलेगा।
तो कार्बन को बॉन्ड पेयर मिलेगा तो कार्बन पे क्या आएगा, नेगेटिव चार्ज आएगा। ठीक है, तो ये न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव करेगा। तो ग्रिग्नॉड रिएजेंट हो गया, एल्काइल लिथियम हो गया। ठीक है, इसी तरीके से R2CuLi, इसको गिलमेंस रिएजेंट बोलते हैं। गिलमेंस रिएजेंट, लिथियम डाई एल्काइल क्यूप्रेट, डाई एल्काइल जिंक, एटसेट्रा। तो ये जो कंपाउंड्स हैं, ये कंपाउंड्स हमेशा न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव करेंगे। इसमें एक चीज मैं आपको और बता दूं, कुछ न्यूक्लियोफाइल ऐसे होते हैं जिनको हम एम्बीडेंट न्यूक्लियोफाइल बोलते हैं। एम्बीडेंट न्यूक्लियोफाइल, ध्यान देना, एम्बीडेंट न्यूक्लियोफाइल उन न्यूक्लियोफाइल को बोला जाता है जहां पे एक ही फॉर्मूला यूनिट के अंदर मोर देन वन डिफरेंट डोनर एटम प्रेजेंट हो। अगर एक ही फॉर्मूला यूनिट के अंदर मोर देन वन डिफरेंट डोनर एटम प्रेजेंट है, तो ऐसे न्यूक्लियोफाइल को एम्बीडेंट न्यूक्लियोफाइल बोलेंगे। तो लिख लो, एम्बीडेंट न्यूक्लियोफाइल में इफ मोर देन वन different donor atom, if more than one different donor atom is present, if more than one different donor atom is present inside the same formula unit, then it is called ambident nucleophile. फॉर एग्जाम्पल देखो, जैसे है साइनाइड आयन, अब यहां पे आप देखो, लोन पेयर डोनेशन कार्बन भी कर सकता है और लोन पेयर डोनेशन नाइट्रोजन भी कर सकता है, बट कभी दोनों एक साथ लोन पेयर डोनेशन नहीं करते। या तो कार्बन के थ्रू लोन पेयर डोनेशन हो रहा होगा या नाइट्रोजन के थ्रू लोन पेयर डोनेशन हो रहा होगा। अगर कार्बन के थ्रू लोन पेयर डोनेशन होगा तो साइनाइड बनेगा, और नाइट्रोजन के थ्रू लोन पेयर डोनेशन होगा तो आइसोसाइनाइड बनेगा। ये एम्बीडेंट न्यूक्लियोफाइल है। तो ये हो गया, CN नेगेटिव हो गया। इसी तरीके से एम्बीडेंट न्यूक्लियोफाइल की बात करें तो ये SCN नेगेटिव भी एम्बीडेंट न्यूक्लियोफाइल होता है। इसमें सल्फर और नाइट्रोजन दोनों लोन पेयर डोनेशन कर सकते हैं। इसी तरीके से OCN नेगेटिव भी एम्बीडेंट न्यूक्लियोफाइल होता है। इसमें नाइट्रोजन और ऑक्सीजन दोनों लोन पेयर डोनेशन कर सकते हैं। इसी तरीके से NO2 नेगेटिव, ये भी एम्बीडेंट न्यूक्लियोफाइल होता है। इसमें नाइट्रोजन और ऑक्सीजन दोनों लोन पेयर डोनेशन कर सकते हैं। ठीक है, तो एम्बीडेंट न्यूक्लियोफाइल उन स्पीसीज को बोला जाता है जहां पे एक ही फॉर्मूला यूनिट के अंदर मोर देन वन डिफरेंट डोनर एटम प्रेजेंट है, बट एट अ टाइम उनमें से कोई एक ही इन्वॉल्व होगा लोन पेयर डोनेशन के लिए। ठीक है, तो मैंने जो ऑर्गेनिक जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का जो इंट्रोडक्शन पार्ट था वो फिनिश कर दिया है। एम्बीडेंट न्यूक्लियोफाइल में चलो मैं रिपीट कर देता हूं, लिखो, इफ मोर देन वन डिफरेंट डोनर एटम, if more than one different donor atom is present, if more than one different donor atom is present inside the same formula unit, then it is called ambident nucleophile. और ये उसके एग्जाम्पल है। और भी एग्जाम्पल है, ऐसा नहीं है कि बस यही जो आप देख रहे हो यही एग्जाम्पल है, दूसरे एग्जाम्पल भी आपको मिल जाएंगे। ठीक है, तो बाकी डिस्कशन नेक्स्ट क्लास में करेंगे। R2CuLi को गिलमेंस रिएजेंट बोलते हैं, GILMANN, गिलमेंस रिएजेंट।